तो हम लोग देखेंगे कंबक्शन, फ्लेम और फ्यूल को, ठीक है। किसको देखेंगे? कंबक्शन, फ्लेम एंड फ्यूल, ठीक है। कंबक्शन, फ्लेम एंड फ्यूल को अब हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसमें क्या है हमारा, पहले हम ये देखते हैं कंबक्शन को। कंबक्शन क्या है? बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सब्सटेंस का बढ़ना, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बढ़ा, वो मतलब जल गया, उसको हम लोग कंबक्शन कहते हैं। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसको हम लोग कंबक्शन कहते हैं। अच्छा, कंबक्शन को दो टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को, सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको दो टाइप्स में बांटा गया है, कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस नाम से ही पता चल रहा है जो कि जल जाए, ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस नाम से ही पता चल रहा है जो कि जल जाए, तो वही है, सेम वही कहानी। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस विच बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, substances which burn in presence of oxygen, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जल जाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले सकते हो वुड, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप उसको आग लगाते हो तो वो जल जाएगा। उसके बाद आप लोग ले सकते हो LPG, उसको वो भी जल जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप लोग जल जाएगा। कैंडल, वो भी जल जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ज़्यादातर मेन एग्जाम्पल आपका कैंडल ही होता है कहीं पे भी। फिर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस विच डोंट बर्न, ठीक है, सब्सटेंसेस जो कि जलते नहीं है, विच डोंट बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विच डोंट बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सब्सटेंसेस नहीं जो जले, उसको हम लोग कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अच्छा, ये सब्सटेंसेस क्या है, ठीक है। कंबक्शन भी तीन टाइप्स के होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। सो सब्सटेंसेस जो कि नहीं बनते, एग्जांपल्स में हम लोग ले सकते हैं इसमें वाटर को आप लोग आग लगाओ, क्या जलेगा? ऑक्सीजन हो या फिर कुछ भी हो, नहीं जलेगा, ठीक है। सेम वही केस है सैंड के साथ, रॉक के साथ। रॉक हुआ, सैंड हुआ, उसको आप लोग आग लगाओ, क्या वो जलेगा? नहीं जलेगा, ठीक है। तो सैंड को आग लगाओ, ऑक्सीजन को, वाटर को आग लगाओ, रॉक को आग लगाओ, वो लोग नहीं जलेंगे, ठीक है। सो देखो, कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाता है, जैसे कि आपका वुड हो गया, LPG हो गया, कैंडल हो गया, ये आपका ऑक्सीजन है, आप उसको जलाओगे वो जल जाएगा। लेकिन वहीं पे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि नहीं जलते, जैसे कि आपका वाटर हो गया, सैंड हो गया, रॉक हो गया, ऑक्सीजन है, जलाओगे नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो उस टेम्परेचर पर नहीं जलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से चीज़ें जरूरी होती हैं किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए, कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। और उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी ये टाइप्स देखेंगे कंबक्शन के, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कंबक्शंस के। सो कंबक्शंस एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं और उन तीनों टाइप्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबक्शन को या फिर बर्निंग ऑफ सब्सटेंस को। सो देखते हैं। सो कंडीशंस की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट कंडीशन हमारा आता है कि सिंपल सब्सटेंस होना चाहिए ना, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर कंडीशन आता है कि प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ सब्सटेंस कंबस्शन, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबक्शन, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर, एक सपोर्टर होना चाहिए, सपोर्टर ऑफ कंबक्शन, सब कंबक्शन का एक सपोर्टर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि जो भी सब्सटेंस को हम लोग जला रहे हैं वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे, इस पर रीच होना चाहिए। अगर वो इस पर रीच करता है तभी वो जलेगा, अगर वो इस टेम्परेचर तक रीच नहीं कर पाता है तो वो नहीं जलेगा। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, हम लोग जानते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, कि कोई भी सब्सटेंस जो कि जल जाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। वुड हो गया, LPG हो गया, कैंडल हो गया, कैंडल जो कि मैं एक साधारण सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अब ये मार्कर शायद मुझे नहीं लगता कहीं जलेगा, लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और
फॉर एग्जाम्पल ये टी शर्ट जल जाएगा, आप लोग अगर इसको जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जल जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबक्शन, कंबक्शन का सपोर्टर, ये क्या चीज़ है भाई? सो कंबक्शन का सपोर्टर आपका है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका कंबक्शन का सपोर्टर है। अगर ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस जल सकता है, लेकिन वहीं पे अगर आप कार्बन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आप उसको जलाते हो तो वो सब्सटेंस नहीं जलेगा, ठीक है। मान लो कार्बन है, चारों तरफ कार्बन है, कुछ और गैस नहीं है, फिर आप उसको जलाते हो नहीं जलेगा। कार्बन हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आप उसको जलाओ वो नहीं जलेगा आपका। उसके बाद नाइट्रोजन हो गया, शायद मार्कर सही से ना लिख पाया हो लेकिन फिर भी नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और हाइड्रोजन हो गया। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे होने के बावजूद भी अगर आप उसको जलाते हो वो नहीं जलेगा, समझ में आया। उसके बाद आता है इग्निशन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? इग्निशन टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, सबसे मोस्ट लोएस्ट टेम्परेचर जो कि रिक्वायर करता है बर्निंग के लिए, ठीक है। द मोस्ट लोएस्ट टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का सबसे मोस्ट लोएस्ट टेम्परेचर जो कि रिक्वायर हमें करता है उसको जलाने के लिए। अगर वो टेम्परेचर हम लोग रीच नहीं कर पाते तो हम लोग उसको जला नहीं पाएंगे, समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। ये सारी चीज़ें जो कि मेन है, ये तीन ही मेन चीज़ें हैं जो कि आप लोग समझ गए होंगे। जो कि ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये एक नॉन सपोर्टर है, ऑक्सीजन एक सपोर्टर है, और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक नॉन सपोर्टर है, आप लोग जानते हो। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबक्शन। कंबक्शन के टाइप्स को हम लोग देखेंगे जो कि हमारे लिए मेन है। कंबक्शन एक्चुअली 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का मैंने अभी तक नाम नहीं लिया क्योंकि वो एक सस्पेंस है, सस्पेंस क्या है हम लोग नाम तो अभी लेना ही पड़ेगा। सो कंबक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स में है, पहला टाइप्स आपका स्लो कंबक्शन, आपका है स्लो कंबक्शन, स्लो कंबक्शन, एक रैपिड कंबक्शन और एक स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। शायद मैं इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से ना कर पाऊँ लेकिन स्पेलिंग आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। सो ये 3 टाइप्स के आपके कंबक्शन होते हैं। स्लो कंबक्शन, इसमें सबसे लेस हीट होता है, ये हीट उतना नहीं देता है, द मोस्ट लेस हीट होता है, और इसमें आपका जो हीट निकलता है वो तो कम निकलता ही है, और इसको बहुत ही टाइम लगता है, ये बहुत ही धीरे धीरे इसका कंबक्शन होता है। रैपिड कंबक्शन, इसका हीट ठीक ठाक होता है, मीडियम हीट आप लोग कह सकते हो, ये बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस है, ये स्लो कंबक्शन नाम से ही पता चल रहा है स्लो प्रोसेस है, और ये रैपिड कंबक्शन आपका रैपिड प्रोसेस है, ठीक है। इसके एग्जांपल में आप लोग ले सकते हो किसको, तो एक मैच स्टिक को, ठीक है, मैच स्टिक को आप लोग ले लो, फिर आप लोग एलपीजी को ले लो, ये साइज एक रैपिड कंबक्शन। स्पॉन्टेनियस कंबक्शन एकदम हायर लेवल पे कंबक्शन, हायर, मार्कर भी आपका सही से नहीं काम कर रहा है, एक हायर लेवल पे आपका हीट ये जनरेट करता है। इस केस में आप लोग एक सोडियम मेटल को ले सकते हो। सोडियम मेटल एयर के प्रेजेंस में आते ही वो अपना मॉइस्चर डेवलप करता है, कुछ देर बाद वाटर के प्रेजेंस में आएगा तो वो जल जाता है। एयर के प्रेजेंस में आने के बाद वो अपना इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही जल्दी आ जाता है उसके पास, क्योंकि उसको हीट मिलती है और उस समय वो जल जाता है। सो वो स्पॉन्टेनियस कंबक्शन वहाँ पे होता है, समझ में आया। तो ये 3 टाइप्स के कंबक्शन है, इनके किस आधार पे इनको बांटा गया, तीनों टाइप्स के कंबक्शन को इनकी हीट के आधार पर बांटा गया। सबसे लेस हीट तो स्लो कंबक्शन, थोड़ा मीडियम सा हीट तो रैपिड कंबक्शन, और थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हीट तो उसको हायर कंबक्शन। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा आपका एक्सप्लोजिव्स, ठीक है। एक्सप्लोजिव्स को हम लोग देखेंगे कि एक्सप्लोजिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, रैपिड कंबक्शन को आपको देने के लिए आपको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक आपको रीच करना होगा। एक एक्सटर्नल हीट उसमें लगता है। रैपिड कंबक्शन में आपको अलग से एक हीट, एक्सटर्नल हीट आपको प्रोवाइड करनी होगी, वरना वो नहीं जलेगा। एक्सटर्नल हीट अगर उसको प्रोवाइड आप नहीं करते हो तो, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोजिव आप हम लोग देखते हैं। एक्सप्लोजिव क्या है दोस्त? सो वैसा कंबक्शन विच हैज़ क्या, हीट, ठीक है। कंबक्शन तो हीट देता ही है, हीट और लाइट, लेकिन वो एक बहुत बड़ा हीट, ठीक है। कंबक्शन विच हैज़ हीट, साउंड जो कि इंपॉर्टेंट है, और लाइट, ठीक है। ये तीनों चीज़ होनी चाहिए तो ही उसको हम लोग एक्सप्लोजिव का नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक्सप्लोजिव में बॉम्ब्स ले सकते हैं, फायर क्रैकर्स ले सकते हैं, जो कि एकदम मेन है, हम लोग ले सकते हैं इसको, ठीक है। फायर क्रैकर्स और बॉम्ब्स ले सकते हैं। अच्छा, कंबक्शन में अभी हमने देखा तो 2 टाइप्स का और कंबक्शन होता है, कंप्लीट कंबक्शन और एक होता है आपका इनकम्प्लीट कंबक्शन। इनकम्प्लीट
कंबक्शन। कंप्लीट कंबक्शन कब होता है? जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है जलने के लिए, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लिखते हैं तो कितना भी ऑक्सीजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जब हम लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि हाँ सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए ऑक्सीजन का, कितना भी अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। और इनकम्प्लीट कंबक्शन एकदम इसका उल्टा, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, नाम से ही पता चल रहा है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है तो एकदम वो सही से अपना रिएक्ट करता है और कंप्लीट कंबक्शन शो करता है। लेकिन वहीं पे जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो इनकम्प्लीट कंबक्शन शो करता है, वो कंप्लीट कंबक्शन शो नहीं करता। समझ में आया? बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। अच्छा, कंप्लीट कंबक्शन में आप लोग देखो, कंप्लीट कंबक्शन में जो होगा वो एकदम सही से अपना बढ़ेगा, सही से जलेगा। लेकिन इनकम्प्लीट कंबक्शन में वो एक अलग ही तरीके से जलेगा। जैसे एक बंसन बर्नर का आप लोग एग्जांपल ले लो, उसका जब एयर होल खुला रहता है, ठीक है, एयर होल जब आप लोग उसको खुलते हैं तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है तो उसका जो फ्लेम होता है, फ्लेम का जो लाइट होता है वो होता है ब्लू होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन वहीं पे जब उसका आप होल आप लोग बंद करते हो तो उसका फ्लेम का लाइट होता है येलो। आप लोग देख सकते हो पिक्चर्स में, आप लोग जब जाओगे तो पिक्चर्स आप लोग खोल के गूगल पे आप लोग देख सकते हो। सो उसका येलो होता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन जब एयर होल खुला था तो उसको सफिशिएंट मिल रहा था, जिसकी वजह से वो ब्लू बन रहा था। लेकिन वहीं पे जब उसको एयर होल उसका बंद था तो उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो एकदम येलो से अपने तब्दील हो गया। और हाँ, जब ये इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलती है सो जो कार्बन बचे हुए होते हैं, ठीक है, वो एयर में, प्रेजेंस ऑफ एयर में, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं सूट के रूप में, ठीक है, सूट के रूप में वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। सूट को हम लोग कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि हम लोग जानते हैं एक बहुत ही खतरनाक गैस है। ये भी एक गैस होता है जो कि इस टाइम पे रिलीज होता है। चलो समझ में आया कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरीके से खतरनाक है? ये बहुत खतरनाक है, आप लोग इसके बारे में आगे जानोगे, ठीक है। सो कंप्लीट कंबक्शन, इनकम्प्लीट कंबक्शन हमने इन्हें देख लिया। अब हम लोग देखेंगे फ्लेम के बारे में। फ्लेम क्या है और उसके अंदर के, फ्लेम के अंदर के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। सो उन सारी चीज़ों को एक बार हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपका कैंडल है। सो ये जो आपका कैंडल है ये एक फ्लेम छोड़ रहा है, ठीक है, फ्लेम छोड़ रहा है। तो ये है आपका आउटर जोन, ये मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन, ठीक है। फ्लेम को हमने 3 भागों में बांटा। अच्छा, फ्लेम पहले क्या है इसको जान लो। जब भी कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, ठीक है, सो वो जब वेपराइज होती है तो फ्लेम फॉर्म करती है। वेपराइज होने पे ही फ्लेम फॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल कि कोल जो है वो वेपराइज नहीं होता, ठीक है, वेपराइजेशन उसमें नहीं होता, सो ये फ्लेम इसमें फॉर्म नहीं होता। वेपराइज नहीं होता तो फ्लेम भी फॉर्म नहीं होता। लेकिन वहीं पे केरोसिन ऑयल का केस ले लो। सो केरोसिन ऑयल आपका वेपराइज होता है। क्या होता है? केरोसिन ऑयल आपका वेपराइज होता है। सो इसमें फ्लेम भी आपका फॉर्म होता है। ये टिक का निशान है, इसको भी मत समझ लेना आप लोग। आपका केरोसिन ऑयल वेपराइज होता है तो इसमें फ्लेम भी फॉर्म होता है। आउटर मोस्ट जोन, ये क्या है हमारे? ये सबसे आउटर मोस्ट जोन होता है किसी भी फ्लेम का, ठीक है, ये मोस्ट द आउटर मोस्ट जोन होता है और इसमें मोस्ट हीट होता है। ये हॉटेस्ट जोन है। क्या है? हॉटेस्ट जोन है। और ये आपका होता है ब्लू कलर का। कौन से कलर का? ब्लू कलर का, क्योंकि इसको फुल एकदम कंबक्शन, इसको ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है, एकदम सफिशिएंट अमाउंट में इसको ऑक्सीजन मिलता है, तो इसमें कंप्लीट कंबक्शन होता है। सफिशिएंट ऑक्सीजन सो कंप्लीट कंबक्शन, सफिशिएंट ऑक्सीजन तो कंप्लीट कंबक्शन। अभी हमने देखा कि सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलने पे कंप्लीट कंबक्शन हो रहा था, तो सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है तो वैसे भी कंप्लीट कंबक्शन होता है। मिडिल जोन की बात करें, सो मिडिल जोन आपका जो है ये मॉडरेट जोन है, ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, ठीक है, ये मॉडरेट जोन है। इसको ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं और इसको नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। सो ये मॉडरेट जोन है। इसका जो ये हॉटेस्ट जोन था तो ये मॉडरेट जोन है, ठीक है, इसमें ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी होती है। और इसका जो कलर होता है, मॉडरेट जोन तो हमने देख लिया, सॉरी, और जो कलर है वो होता है ऑरेंज येलो का, ठीक है, ऑरेंजिश येलो का इसका कलर होता है। और इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती इसको, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है इसको, साथ ही इनकम्प्लीट कंबक्शन, इसी की वजह से इसमें इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है और इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है। वहीं पे जब हम बात करें तीसरे नंबर और सबसे लास्ट नंबर इनर मोस्ट जोन की, ठीक है, इनर मोस्ट जोन जो है वो हमारा
मॉडरेट जोन ये था और ये हॉटेस्ट जोन था। तो इनर मोस्ट जोन हमारा मॉडरेट ना हॉटेस्ट, ये कोई मतलब इसमें कोई लाइट ही नहीं रहता, नो लाइट, इसमें कोई लाइट नहीं रहता। ये एक डार्क जोन होता है, ठीक है, इसको हम लोग डार्क जोन इसी के लिए बोलते हैं, यहाँ पे डार्क जोन भी हमने बोला है। सो ये एक डार्क जोन है, इसमें कोई लाइट नहीं होता, समझ में? ये डार्क जोन है, इसमें कोई लाइट नहीं होता। और जहाँ तक इसकी कलर की बात करें, ये ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का। मैं यहाँ पे आपको लाइट से नहीं दिखा सकता, बट ये ग्रे कलर का होता है। और जहाँ तक इसकी में ऑक्सीजन की हम लोग बात करें, ठीक है, सो इसको नो ऑक्सीजन, मतलब कि इसको कोई ऑक्सीजन नहीं मिलता, और इसी की वजह से इसमें कोई कंबक्शन भी नहीं होता। नो ऑक्सीजन सो नो कंबक्शन, समझ में आया? कोई ऑक्सीजन ही नहीं मिलता, सो कोई कंबक्शन ही नहीं होता। सो आपको ये सब समझ में आ गया। अच्छा, ये जो इनकम्प्लीट कंबक्शन जहाँ पे होता है, जो आपका ल्यूमिनस जोन है, मिडिल जोन, इसमें जो होता है कार्बन पार्टिकल्स जो जल जाते हैं, और वो जो ऊपर आते हैं, ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स जो ऊपर आते हैं वो जलने के बाद ग्लो करते हैं, ठीक है, वो ग्लो करते हैं जिसकी वजह से हमें लाइट मिलती है, समझ में? चलो, ये तो अब हमारा हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे फ्यूल को। इसका ये आपको ओ लग रहा होगा, लेकिन ये है यू। सो अब हम लोग देखेंगे फ्यूल को, ठीक है, कि फ्यूल क्या है। सो फ्यूल को तो अभी हमने देखा भी है, पहले भी हमने पढ़ा है अपने बाकी चैप्टर्स में भी कि फ्यूल क्या है। सो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो आपका फ्यूल की बात करें तो फ्यूल उस चीज़ को कहते हैं जिसको कि जलाने पे, ठीक है, ऑक्सीजन में जलाने पे वो हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है। फ्यूल इज सब्सटेंस विच व्हेन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, which when burned in presence of oxygen gives heat, ठीक है, क्या देता है? हीट प्रोड्यूस करता है, गिव्स हीट। इसके एग्जांपल में आप लोग ले सकते हो वुड को भी जलाओ, वो भी हीट देता है। एलपीजी को भी जलाओ, वो भी हीट देता है। केरोसिन, इसको भी जलाओ, ये भी हीट देता है। सो ये सारी चीज़ें हीट प्रोड्यूस करती हैं। सो इसको हम लोग एग्जांपल में, एज एन एग्जांपल इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्यूल को कुछ बेसिस पे बांटा गया है। एक उसमें से है कि इसके सोर्स के बेसिस पे, ठीक है, इसके सोर्स के बेसिस पे बांटा गया है कि ये कहाँ से आता है। फिर उसके बाद इसके स्टेट के बेसिस पे, मतलब ये सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों के बेसिस पे। और एट द लास्ट इसके एग्जिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक है, ये कितने दिनों तक कोई भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्टेंस के बेसिस पे। सोर्स की बेसिस पे जब हम बात करें तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एक है फिजिकल स्टेट, और एक फिजिकल स्टेट जो, सॉरी, नेचुरल, मैंने फिजिकल बोला, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल एक स्टेट है, सॉरी, नेचुरल भी नहीं, फिजिकल ना नेचुरल, प्राइमरी, एक प्राइमरी सोर्स जहाँ से ये मेनली आता है, और एक वो सोर्स जहाँ से ये प्राइमरी, और एक सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स उसको हम लोग बोल सकते हैं जहाँ से हम लोग प्राइमरी सोर्स से ही इसको सेकेंडरी सोर्स में हम लोग लेके जाते हैं। सो प्राइमरी सोर्स क्या है? सो नेचुरल, जहाँ से नेचुरल सब्सटेंसेस जब ये हमें ऑब्टेन होता है, नेचुरल सब्सटेंसेस से जब ये हमें ऑब्टेन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सोर्स, ठीक है। नेचुरल सब्सटेंस से जब ये हमें ऑब्टेन होता है तो हम लोग इसको कहते हैं प्राइमरी सोर्स से ये ऑब्टेन हुआ। नेचुरल सब्सटेंस जैसे कि हमारा हो गया आपका वुड, ये भी एक कोल है जो कि एकदम नेचर से ही आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद आपका हो गया बायोगैस, वो भी आपको नेचर से मिल जाता है। फिर उसके बाद आपका हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग जला सकते हैं और हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सेकेंडरी सोर्स की इन्हीं सारे सोर्स से जो कि डिराइव हुए हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जिनको हमने नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किया है। फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज से जिन्हें हमें ऑब्टेन किया। अच्छा, इस एग्जांपल में हम लोग एक कोल को भी ले सकते थे, पेट्रोलियम को भी ले सकते थे। सो ये सारे इसमें एग्जांपल हो सकते थे क्योंकि ये सब नेचुरल सोर्सेज से, प्राइमरी सोर्स तो यही है। और इस एग्जांपल में जो से हम लोग नेचुरल फ्यूल जो कि नेचुरल सोर्स से आए हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी सोर्स, इसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। इसमें हम लोग ले सकते हैं पेट्रोल, जिसको कि हम लोग लेते हैं पेट्रोलियम से, पेट्रोल फ्रॉम पेट्रोलियम, या और उसके बाद हम लोग कोल गैस,
या फिर कोल तार और गैस, जो भी आप बोलो। कोल तार एक होता है और एक कोल गैस, एंड कोल गैस है आप लिखते, और लिखने पे आपको लगेगा कि दोनों सेम चीज़ है। कोल तार एंड कोल गैस फ्रॉम कोल से ही वो जो आता है, सो वो हम लोग देख सकते हैं। सो प्राइमरी सोर्स जो कि नेचुरल सब्सटेंस खुद देता है, ठीक है, नेचर खुद देता है, जो कि नेचुरल सब्सटेंस हम लोग ले सकते हैं। और सेकेंडरी जिसको कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, इस नेचुरल सब्सटेंस से जिसको हम लोग लेते हैं, वो है हमारा सेकेंडरी सोर्स। सो सोर्स के बेसिस पे इन्हें दो भागों में बांटा गया। और सॉलिड के बेसिस पे, ठीक है, सॉलिड फ्यूल सॉलिड में भी आपको ऑब्टेन है, और लिक्विड में भी है, और गैसियस स्टेट में भी आपको मिलता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में कौन कौन सा लिक्विड है? तो सॉलिड स्टेट में हम अपने लिक्विड्स को देखें तो आपका वुड हो गया, ठीक है, सॉलिड स्टेट में वुड हो गया। जलने के बाद इसमें एक खासियत होती है कि आफ्टर बर्निंग इट लीव्स एज, आफ्टर बर्निंग इट लीव्स एज, ये जलने के बाद ये क्या छोड़ देता है? राख छोड़ देता है, ठीक है, ये इट लीव्स एज रेसिड्यू, ये राख और रेसिड्यू छोड़ देता है वहाँ पे। उसी के बाद हम लोग देखें लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में आपका आ जाता है केरोसिन, जो कि एक लिक्विड स्टेट में आपका फ्यूल पाया जाता है। केरोसिन हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। डीजल आपका हो गया डीजल। सो ये सारी चीज़ें। गैसेस स्टेट में आपका बायोगैस, और फिर नेचुरल गैस जो आपका हो गया नेचुरल गैस। ये सारी चीज़ें आपकी गैसेस स्टेट में हम लोग, जो कि हम लोग फ्यूल को ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस पे जब बात करें, ठीक है, एग्जिस्टेंस क्या कि कितने दिनों तक ये फ्यूल रहेगा, ठीक है। सो इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो फ्यूल दो कैटेगरीज में आता है, रिन्यूएबल, ठीक है, दो कैटेगरीज में आता है। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हाँ, रिन्यूएबल कैटेगरी एक होता है, और एक नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आपको नाम से समझ में आए, जिसको हम लोग वापस से सही से अपने वापस से उसको हम लोग जन्म दे सके, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल जो कि एक बार खत्म हो गया तो वापस से वो नहीं आ सकता। रिन्यूएबल में हमारा है कि वुड है, अगर सही से हम लोग यूज़ करें तो ख़त्म नहीं ना होगा, सही से यूज़ करें, उसको यूज़ भी करें और एफॉरेस्टेशन भी करें, मतलब उसको रोपे भी, सो वो ख़त्म नहीं होगा। ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हम लोग इसको ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते तो ये बचा रहेगा। आपका वुड एक रिन्यूएबल सोर्स है आने का। फिर उसके बाद आपका बायोगैस है, ठीक है, जो कि, और फिर आपका एनिमल डंक है, ठीक है, मतलब गोबर जो आपका होता है उस वो हो गया। फिर नॉन रिन्यूएबल में आपका हो गया पेट्रोलियम आपका एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। फिर कोल, जो कि एक बार ख़त्म हो गया तो फिर आपको उसको जन्म लेने में सालों, 1000 साल, 10,000 साल लगेंगे, लेकिन इन लोगों को जन्म लेने में 10 से 20 साल लगेंगे। आपको सही से यूज़ करना होगा बस, तो ये एकदम अच्छे से रहेंगे, और इनको यूज़ करने में आपको बहुत सा टाइम लगेगा। ये बहुत टाइम लेंगे और ये बहुत टाइम आपका नहीं लेंगे। सो इस बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया। मैंने इसको बहुत खिचड़ी एकदम बना दिया इसका, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लो कि सोर्स के बेसिस पे इन्हें दो भागों में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि नेचुरल सब्सटेंस से खुद मिलते हैं, और सेकेंडरी जो कि हम लोग नेचुरल सब्सटेंस से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, तो जो कि तीनों स्टेट के मैंने एग्जांपल्स में दिए हैं कि वुड एक सॉलिड में हो गया, आपका लिक्विड में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल हो गया, गैसेस में आपका बायोगैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया। उसके बाद एग्जिस्टेंस, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। उसके बाद अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं जो कि आपने सुनी होगी कभी शायद, इसका हम लोग इफ़िशियंसी देखते हैं, ठीक है। फ्यूल का इसका इफ़िशियंसी मतलब कोई भी फ्यूल कितना आग दे सकता है, कितना वो जल सकता है, उसकी मतलब उसको नापा जाता है, ठीक है, कि वो कितना जल सकता है। उसकी इफ़िशियंसी को कहते हैं कि वो जलने के बाद वो कितना हीट दे, वही है उसकी इफ़िशियंसी, ठीक है। सो उसको अब हम लोग देखेंगे, जिसको कि हम लोग नापते हैं क्लैरिफिक वैल्यू से। किससे? क्लैरिफिक वैल्यू से। सो इफ़िशियंसी जब हम लोग इसकी देखें, इफ़िशियंसी, सो क्लैरिफिक वैल्यू पहले क्या है? सो हीट लिबरेटेड, ठीक है, हीट लिबरेटेड ऑन बर्निंग ऑफ 1 ग्राम, ऑन बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज क्लैरिफिक वैल्यू, ठीक है, इज क्लैरिफिक वैल्यू। मतलब 1 ग्राम जब
हमने किसी भी फ्यूल को जलाया सो उसने कितना हीट दिया, इसको हम लोग कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, उसी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग नापते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन, कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन किसमें, किलो जूल्स पर किलोग्राम, किलो जूल्स पर किलोग्राम, किलोग्राम पर किलोग्राम, केजे, किलो जूल्स के लिए केजे बाय केजी। ठीक है, केजे बाय केजी। अब सुनो, जो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं केरोसिन। ठीक है, केरोसिन हो गया आपका, पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया। ठीक है, केरोसिन, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वुड हो गया, और या फिर आपका एक हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है, जो कि होती है 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख के अप्रॉक्स इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। वुड की वैल्यू होती है आपकी 17,000 से 22,000 के बीच, 17,000 से 22,000 के बीच इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। केरोसिन की, पेट्रोल की और डीजल की, इन सब की एक ही वैल्यू होती है, जो कि है 45,000। ठीक है, 45,000 अप्रॉक्स इनकी वैल्यू होती है। सो किसी को भी जलाओ ये 45,000 ही देने वाले हैं। सो इसमें ये हमें फ़ायदा मिलता है, समझ में आया? तो चलो, ये तो हमें मिल गया। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, कि किसी भी फ्यूल को आप लोग चुन रहे हो, किसी भी काम के लिए आप एक फ्यूल को चुनते हो, सो किस बेसिस पे आप उसको चुनो। ठीक है, सो किस बेसिस पे आप उसको चुनो, सो उसके पास तो पहला फ़ायदा होना चाहिए कि उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद लो, मॉडरेट, हम लोग लो नहीं कहेंगे, हम लोग मॉडरेट कहेंगे। ठीक है, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ये क्या है, मतलब कि वो आसानी से मॉडरेट होगा, तभी हम लोग को ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना होगा उसको जलाने के लिए। नहीं तो एकदम लो होगा तब तो कहीं पे से भी स्पार्क आएगा और वो जल जाएगा, फिर पूरा बर्बाद। इसी के लिए मॉडरेट रखना चाहिए, ताकि लो नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कहीं से भी स्पार्क होगा और वो जल जाएगा और पूरा आग लग जाएगा। सो मॉडरेट रखो। उसके बाद ईजी टू ट्रांसपोर्ट। ईजी टू ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जा सकें, और या फिर हम लोग उसको आसानी से मार्केट में भी खोज सकें। ठीक है, वो अवेलेबल भी हो, इजी टू अवेलेबल इन मार्केट। ठीक है, अवेलेबल हो मार्केट में, अवेलेबल इन मार्केट। सो मार्केट में अवेलेबल हो तो वो भी एक अच्छी बात है, मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। सो इस बेसिस पे हम लोग फ्यूल को चुनना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं, जिस 4 पॉइंट्स को हम लोग को देखी कभी भी फ्यूल को हमें चुनाव करना चाहिए। अच्छा, ये हो गया। हमने सुना होगा कि आपने सुना होगा कि जब भी फ्यूल कोई जलता है तो वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। सो किस तरीके से वो हार्मफुल होता है, ऐसे क्या चीज़ को वो रिलीज़ करता है कि वो हार्मफुल होता है, इसको अब हम लोग देखते हैं। सो मेनली अगर हम देखें तो जो हमारा फ्यूल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने पढ़ा ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कुछ और भी गैसेस को रिलीज़ करता है, जिन गैसेस का नाम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका है ही, कार्बन डाइऑक्साइड आपका है ही, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो गया। उसके बाद वो ऑक्साइड रिलीज़ करता है, किसका, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, सल्फर और नहीं, नाइट्रोजन का शायद ऑक्साइड नहीं रिलीज़ करता है, ऑक्साइड अभी सल्फर हम लोग देखते हैं बाद में, अभी हम उसको बताऊंगा। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, वो सल्फर का एक ऑक्साइड, और आपका दूसरा ऑक्साइड है आपका नाइट्रोजन का। जी, नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड आपका वो रिलीज़ करता है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये जो ये मोनोऑक्साइड तो अभी मेन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ही खतरा होता है। फ्यूल जब भी इसको रिलीज़ करता है तो हमें बहुत खतरा होता है, और ऑक्साइड जो सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड रिलीज़ करता है, इससे भी हमें खतरा होता है। किस तरीके से खतरा होता है इस सबको देखेंगे। एक पार्टिकुलेट मैटर भी वो रिलीज़ करता है, पार्टिकुलेट मैटर, कुलेट मैटर को भी वो रिलीज़ करता है। ये सारी चीज़ें क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, ठीक है, एक गैस है जो कि बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि ये ईजिली ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकता है, ईजिली रिप्लेस ऑक्सीजन इन हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये ऑक्सीजन को आसानी से हेमोग्लोबिन से रिप्लेस कर सकता है, ईजिली रिप्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम हेमोग्लोबिन, और जिसकी वजह से ये क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन
हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारी मौत हो सकती है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, आप लोग जानते हो। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही अच्छा सपोर्टर है, ठीक है, बहुत ही अच्छा सपोर्टर है दोस्त, क्योंकि ये गैसेस को जो है, जितने भी गैसेस हैं उनको क्या करता है, ये रोक लेता है, गैसेस को ये रोक लेता है, ठीक है, और उन्हें अंदर नहीं आने देता, जिसकी वजह से ये सॉरी गैसेस को नहीं लगता, ये वार्म एयर को, ठीक है, ये जो हीट होती है उन्हें ये जकड़ लेता है, ये हीट को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हीट हमारी धरती पे ही रह जाती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो उससे बहुत ही नुकसान होता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या नुकसान होता है आप लोग जानते ही हो। चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब होता है तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होता है वो मान लो फॉसिल फ्यूल से वो ऊपर गया, फिर वो कंडेंस होगा और वेपर के रूप में वो वापस नीचे आएगा, ठीक है। सो वो जब नीचे आता है बारिश के रूप में वो नीचे आता है, सो वो एसिडिक रेन वो फॉर्म करता है, ठीक है। ये इससे एसिडिक रेन होता है जो कि हार्मफुल होता है किसके लिए, सो प्लांट्स के लिए। एसिडिक रेन ये करता है कैसे, क्योंकि ये गैस ऊपर गया, वेपराइज हुआ, क्लाउड बना और क्लाउड से ये वापस कन्वर्ट हुआ और नीचे आया इस पानी के रूप में और एसिडिक रेन ये इसने किया, रेन के रूप में नीचे आया। पार्टिकुलेट मैटर ये ऐश होते हैं, मतलब कि ये क्या होता है, ऐश मतलब कि राख होते हैं, ठीक है, ये ऐश होते हैं और ये हमारे विजन्स पे अफेक्ट करते हैं। किस पे अफेक्ट करते हैं, विजन पे, मतलब आँख पे हमारे ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये मतलब ऐश हुआ, राख हुआ, ये अपना हवा में हमेशा रहता है और हमारे आँखों को अफेक्ट करता है, आँखों को हमारे डैमेज करता है। पार्टिकुलेट मैटर उसी को हम लोग कहते हैं। सो अभी आप लोग फ्यूल के बारे में आप लोग समझ गए, कंबक्शन को देख लिया, फ्लेम को देख लिया, फ्यूल को देख लिया। चैप्टर क्या खत्म हो गया, नहीं, चैप्टर में बस अभी एक छोटी सी चीज़ बाकी है, वो क्या है, वो है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर। ये सारी चीज़ों तो हमने पढ़ ली, लेकिन एक सेफ्टी की चीज़ हमारे बाकी है जो कि है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसके लिए मैंने इसमें जोड़ भी दिया है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसके लिए मैंने इसमें जोड़ दिया। इसका कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग अब देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर को। फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, बाय चांस आपके घर में बहुत आग लग जाए, मतलब कहीं पे भी आग लग जाए, आपके घर में नहीं, मतलब कहीं पे भी मान लो आग लग जाए, सो आग को बुझाना भी होता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ हो जाता, बुझाना भी होता है, नहीं तो वो आग आगे बढ़ता जाएगा। सो आग को कैसे बुझाया जाए, आग को कैसे बुझाया जाए, हमने पढ़ा है कंबक्शन में कि ऑक्सीजन उसको अच्छे से सपोर्ट करता है, बाकी गैसेस उसको सपोर्ट नहीं करते। सो क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके सप्लाई को, कटिंग ऑफ सप्लाई विथ एयर, सप्लाई को हम लोग उसका सप्लाई एयर के साथ कट कर सकते हैं, विथ एयर के साथ सप्लाई कट हो जाएगा, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ सप्लाई कट हो जाएगा। सो उसको मिल जाएगा, वो अपना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो जलना बंद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं कि हमने पढ़ा कि इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तभी वो जलेगा। सो उसको कूल कर दो, इग्निशन टेम्परेचर नीचे, कूल डाउन टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, कूल डाउन बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसके इग्निशन टेम्परेचर से के नीचे तक उसको कूल डाउन कर लो, बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, उसके नीचे तक आप उसको कूल डाउन कर दो। सो ये काम हम लोग कर सकते हैं, ये दो ही काम हम लोग कर सकते हैं या नहीं, ये दो काम हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग यूज़ करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर एक डिवाइस होता है, डिवाइस नहीं, एक मतलब चीज़ होता है, एक डिवाइस ही आप लोग उसको कह सकते हो। सो ये एक चीज़ होता है जिससे कि हम लोग फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं, फायर को हम लोग कम करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग कैसे ये सारे काम कर सकते हैं, आप लोग वाटर को यूज़ कर सकते हो उसको कूल डाउन करने के लिए, ठीक है। ब्लैंकेट का यूज़ कर सकते हो ताकि उसके ऊपर उसके में हवा ना जाए, लेकिन ब्लैंकेट उतना काम नहीं करता आपका, ठीक है, लेकिन हवा ना जाए और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उसके प्रेजेंस में रहे। वाटर आपका काम करता है। लेकिन बाई चांस अगर आपका घर में आग लग गया है, मान लो किसी के घर में आग लग गया है, सो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, अगर वहाँ पे आप लोग पानी डालने जाओगे सो क्या होगा कि आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर उस केस में तो ये काम नहीं आया ना वाटर वाला कहानी। और वहीं पे अगर यही चीज़ मान लो ऑयल में आग लगा है, ठीक है, मतलब तेल में आग लगा है और वहाँ पे आप लोग पानी छींटते हो, ठीक है, पानी आप लोग मान लो वहाँ पे मारते हो, सो क्या होगा, ऑयल क्योंकि वाटर क्योंकि उससे डेंसिटी में कम है वो ऊपर ही फ्लोट करने लगेगा, सॉरी ऑयल क्योंकि वाटर से डेंसिटी में कम है, वो ऑयल ऊपर फ्लोट करने लगेगा और वाटर नीचे चला जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, सिंपल। सो यही कुछ नहीं होने के कारण हमें कुछ अलग डिफरेंस टाइप कुछ करना होगा। अच्छा, ऑयल के केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑयल के केस में उसके ऊपर रख देंगे फोम,
क्या रख देंगे, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर रख देंगे। क्यों? क्योंकि वो फोम रखने की वजह से ऑक्सीजन से उसका प्रेजेंस कट हो जाएगा और ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा, सो ऑटोमेटिकली वो जलना बंद हो जाएगा और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो जलना बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, एक ये फेमस एक सोडा सोल्यूशन, हम लोग सोडा एसिडिक सोल्यूशन हम लोग इसको कहते हैं। इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, अगर मान लो आग लगाए सो ये आपके घर में होगा, सो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने हैंडल बनाना ही भूल गया जी। सो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है, इसमें इस बोतल में होता है सल्फ्यूरिक एसिड और इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें होता है और इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड इस बॉटल में। ठीक है, और जब भी आप इसको तोड़ते हो, ठीक है, जब भी आप इसका यूज़ करते हो, सो नॉट टूटता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से मिलता है, दोनों मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे लिखा भी है सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों का देखो यहाँ पे रिएक्शन हुआ, इन्होंने सोडियम सल्फेट फॉर्म किया, वाटर फॉर्म किया एंड प्लस आपका फॉर्म किया CO2 जो कि है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कंबक्शन को सपोर्ट नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड कंबक्शन को सपोर्ट नहीं करता, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस रोक देगा। ये ऑक्सीजन से मोटा लेयर होता है, सो ये ऑक्सीजन के ऊपर बैठ जाएगा और ये सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा, ये तो सपोर्ट करता ही नहीं कंबक्शन को, सो ये ऑक्सीजन के ऊपर बैठ जाएगा, कंबक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा, सो कोई आग आगे फैल ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं फैल पाएगी, क्योंकि ये सपोर्टर नहीं है। अगर हाँ वहीं पे ये सपोर्टर होता कंबक्शन का तो क्या होता, ये उसको फैलाता, ना कि उसको रोकता। लेकिन ये सपोर्टर नहीं है, ये यहाँ पे उसका नन सपोर्टर है। ये उसका सपोर्टर नहीं, उसका नन सपोर्टर, लेकिन वहीं पे ऑक्सीजन उसका सपोर्टर है। समझ में आया। सो एक चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकती थी कि कटिंग ऑफ सप्लाई विथ एयर, तो कटिंग ऑफ सप्लाई विथ एयर वही तो हमने किया, सप्लाई को हमने कट कर दिया एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ हमें इनडायरेक्टली सप्लाई कट करनी थी, सो ऑक्सीजन के साथ हमने सप्लाई कट कर दी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके। समझ में आया, चलो बहुत अच्छे। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर आपने नाम सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। सो ये लाल कलर का होता है, आपने देखा होगा ये लाल कलर का होता है। सो ये कैसे काम करता है, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड एक हाई प्रेशर के अंदर। सो कहीं पे भी आग लगी, इसको आप लोग ऐसे यूज़ करो, सो क्या होगा उस समय, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो ब्लैंकेट फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन को आने नहीं देगा और आग आगे फैल पाएगी नहीं, क्योंकि आग को फैलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो वहीं पे समाप्त हो जाएगी। समझ में आया, नहीं आया तो हम क्या करें, आपको समझना होगा, वीडियो को रिमाइंड करो, समझो। चलो समझ में आ गया, बहुत अच्छे। सो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। मैंने इसको थोड़ा लंबा खींच दिया, लेकिन ठीक है। सो इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।